प्रिय मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम। आप सभी मेरे भाइयों को, मेरे साथियों को बहुत बहुत बधाई। कल भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान श्री राम की। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। चलिए, इसी वजह से 3 दिन आपकी वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि पूरा देश राममय था और मेरा हृदय भी राम से ही परिपूर्ण है। तो इस वजह से 3 दिन मैंने कोई काम नहीं किया और आपके बीच उपस्थित हूँ। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि मेरा वादा है 28 तारीख तक आपकी हिंदी पूरी करने का, और ये हो जाएगी, क्योंकि आज आपका वाक्य भेद निपट जाएगा। और रस, छंद, अलंकार, केवल 3 ही चैप्टर व्याकरण के आपके रह गए हैं, और वर्णमाला, ये आपके पूरे हो जाएंगे। और फिर जितना भी सेक्शन बचेगा वो पूरा पीडीएफ का है और पूरा लिखित का है। तो उसमें जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, ये ही चीज़ें आपकी बचेंगी। तत्सम तद्भव, इनकी इम्पोर्टेंट निकाल करके मैं आपको दे दूंगा और आपका ये लगभग इसी हफ्ते में निपट जाएगा। ये जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, वर्णमाला और रस, छंद, अलंकार, ये तीनों तो आपके निपट जाएंगे 1-2 दिन में ही। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है वाक्य भेद, और ये आपके यहाँ से लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इसे समझेंगे। देखिए, वाक्य वाक्य कहते किसे हैं? वाक्य शब्दों का व्यवस्थित सार्थक समूह है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते, शब्दों के व्यवस्थित सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यदि जैसे मैंने ये क्रम लगाया है कि डोली गाना गाती है, डोली गाना गाती है, तो ये क्रम व्यवस्थित है। यदि आप इसे ये कर दो कि डोली गाती है गाना, इसकी व्यवस्था आप खराब कर दो, तो ये कोई वाक्य नहीं रह गया। फिर भाई गाती है को इधर ले आओ, डोली गाती गाना है, तो ये वाक्य नहीं रहेगा। तो इसलिए व्यवस्थित सार्थक समूह को ही वाक्य कहा जाता है। वाक्य के 6 तत्व हैं कि किन किन चीज़ों से मिलकर के वाक्य बनता है। वाक्य में सार्थकता होनी जरूरी है, पहली बात। उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। योग्यता होनी जरूरी है कि अर्थ प्रकट करने की योग्यता हो। जैसे डोली गाना गाती है, तो इससे एक योग्यता है कि हाँ, ये हमें पता चल रहा है इससे कि ये गाना गाती है, और इसकी कुछ ना कुछ आकांक्षा, कुछ ना कुछ इच्छा रही हो, जिससे वाक्य पूर्ण होने को हो। जैसे राम अयोध्या लौट आए, अगर मैं इसमें खाली ये लिख देता कि अयोध्या लौट आए, तो कौन लौट आए भाई? अधूरापन रह जाता है या नहीं, ये बताओ। जैसे अगर राम जी मैंने हटा दूं तो अयोध्या लौट आए खाली लिख दूं, तो इसमें कर्ता जानने की इच्छा रह जाएगी कि आखिर कौन है जो अयोध्या लौट आए। तो इसलिए आकांक्षा भी होनी जरूरी है। वाक्य में इच्छा जरूरी है, कोई इच्छा अधूरी ना रह जाए। शब्दों में निकटता होनी जरूरी है। बोलने के प्रवाह बना रहना चाहिए। जैसे मैं कह दूं राम, फिर 2 मिनट बोल लूँ अयोध्या, फिर 4 मिनट बाद बोलूँ लौट, तो वो वहाँ जो है वाक्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रवाह टूट जा रहा है, समय अधिक लग रहा है। तो इसलिए शब्दों में निकटता भी बहुत जरूरी है। पदक्रम पदक्रम मैंने अभी ऊपर ही बताया आपको कि व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। यदि मैं इसका क्रम तोड़ दूं, अयोध्या को यहाँ कर दूं, राम को यहाँ कर दूं, अयोध्या लौट आए राम, या अयोध्या लौट राम आए, तो ये पदक्रम भी जरूरी है। पहले कर्ता, फिर क्रम, फिर क्रिया। अन्वय अन्वय का अर्थ वैसे तो होता है मेल, कि मेल, सभी आपस में मेल मिलाप करके रहे। जैसे कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, इनका सही तरीके से मेल होना चाहिए कि किस वचन के कारण कौन सी क्रिया आएगी, किस कर्ता के कारण कौन सा वचन आएगा, किस वचन के कारण कौन सा कर्ता आएगा, उसका पुरुष क्या होगा, उसमें कारक क्या होगा, उसका काल क्या रहेगा, भूतकाल में काम हो रहा है या वर्तमान में काम हो रहा है।
तो ये सब व्यवस्था हम जो देखते हैं वो अन्वय के अंतर्गत देखते हैं। अन्वय का जैसे बालक और बालिकाएं गईं, तो यहाँ हमेशा आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि जो हमारी क्रिया रहती है वो फर्स्ट, जो पहला कर्ता होता है, पहला सब्जेक्ट होता है, उसके आधार पर रहती है। तो इसलिए पहले कर्ता के आधार पर हमारी क्रिया रहेगी। तो यहाँ हम देख लेंगे कि हमारा क्या है कि बालक और बालिकाएं गए, तो ये शुद्ध हो गया। ठीक है, फर्स्ट के आधार पर। अब वाक्य के दो अंग हैं, वो आप सभी को पता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, उद्देश्य क्या कहता है कि जिसके बारे में वाक्य में कहा जाएगा उसे ही सब्जेक्ट कहा जाता है, यानी जिसके भी बारे में कुछ ना कुछ बताया जाए वही सब्जेक्ट है। जैसे राम जी वनवास गए थे, तो राम जी क्या है, यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है, राम जी के बारे में बताया जा रहा है। अब राम जी के बारे में बताया जा रहा है, तो राम जी क्या है, हमारे सब्जेक्ट है, कर्ता है, उद्देश्य है। अब वो वनवास गए थे, तो राम जी के बारे में क्या बताया जा रहा है, वनवास गए थे, यानी कर्ता के बारे में वाक्य में जो कुछ भी बताया जाएगा वो सब विधेय के अंतर्गत आ जाएगा, प्रेडिकेट होगा। तो वनवास गए थे किसके बारे में बताया गया, राम जी के बारे में, तो राम जी क्या हुए, कर्ता हुए, और वनवास गए थे, ये पूरा पद क्या हो गया, ये विधेय हो गया। अब वाक्य के भेद, वाक्य को का वर्गीकरण, वाक्य को कितनी प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। वाक्य को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर एक, अर्थ के आधार पर, नंबर दो, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर, जहाँ हमें अर्थ से मालूम पड़े कि ये किस तरीके का वाक्य है। जैसे हमें पता चल रहा है कि सीधा सरल सा अर्थ है तो सरल वाक्य है, कहीं हमें पता चल रहा है कि यहाँ यो इसने मना कर दी, वहाँ निगेटिव है, कहीं आज्ञा का, कहीं प्रश्न का, कहीं सलाह का, इस तरीके की चीज़ें हमें पता चलेगी। तो अर्थ के आधार पर इसी तरीके से वाक्य के 8 भेद बताए गए। पहला, इन्हें आप लोग चौथी पाँचवीं क्लास से पढ़ते आ रहे। पहला, विधानवाचक, असर्टिव सेंटेंस, जिसमें क्रिया के करने या होने की सूचना मिले बस, बहुत ही सरलता के साथ, तो वहाँ क्या होगा, विधानवाचक होगा, असर्टिव सेंटेंस। जैसे मैंने आज पढ़ाई की और सुशील ने खाना खाया, तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, सरल वाक्य है, क्रिया के होने का पता चल रहा है। अब यदि क्रिया के ना होने का पता चले तो वहाँ निषेधवाचक वाक्य होगा, निगेटिव सेंटेंस। जैसे यही व्यक्ति कहता है कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की, या सुशील ने आज दूध नहीं पिया, तो यहाँ नहीं शब्द जो है वो नकारात्मकता का स्रोत है, नकारात्मकता का स्रोत है। तो हमें पता चल गया कि इसमें तो ये जो है मना कर रहा है, तो यहाँ निषेधात्मक वाक्य हो गया। दूसरा, आज्ञावाचक। आज्ञा आपको और हम सभी को हमारे बड़े देते आए, उपदेश भी मिलते रहे समय समय पर। कभी कभी मैं भी कह दूँ किसी किसी वीडियो में, मेहनत कर लो भाई, नहीं तो चलने का नहीं काम, बिल्कुल भी फेल होना निश्चित है। तो इसलिए आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा हम सभी को मिलती रही है, तो आज्ञावाचक वाक्य से सीधा आज्ञा देने का या उपदेश देने का ही पता चलेगा कि कोई हमें आज्ञा देगा या उपदेश देगा। जैसे सीधा सीधा पापा कहता है जा भाई वो काम कर लिया, तो वो आज्ञा होगी। अब वो कभी कभी उपदेश देते हैं कि बेटे अगर नहीं पढ़ेगा तो मजदूरी करेगा, जो नहीं पढ़ रहे में मजदूरी कर रहे, तो वहाँ आज्ञावाचक हो गया। उदाहरण सेट कर रखे, तुम वहाँ चले जाओ, दरवाज़ा खोल दो, पढ़ लो अन्यथा फेल हो जाओगे, ये उपदेश है, लास्ट वाला उपदेश है, और पहले दो आज्ञा है, ये उपदेश है और पहले दो आज्ञा है, दरवाज़ा खोल दो, वहाँ तुम चले जाओ। कभी कभार हम अपने छोटे भाई बहनों को भी आज्ञा दें, भाई मैं जैसे कि ठंड का मौसम है तो इस टाइम आज्ञावाचक वाक्य का ज़्यादा प्रयोग हो, भाई दरवाज़ा तो ही खोल दे, मेरे तो बस का है नहीं, मुझे पड़ा रहने दे। तो ये सब आज्ञावाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, जो आपके ना पढ़ने पे और रात को देर से आने पे
या दिन में ना पढ़ने पर शुरू हो जा, वही प्रश्नवाचक वाक्य है। जब किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान हो, क्या तुमने खाना खाया? हाँ। पापा जी सबसे पहला आते ही क्या पूछेंगे शाम को? हाँ पढ़ा था आज दिन में? तो आप झुट्टो ही कह दोगे हाँ जी पढ़ा था, बहुत सारा पढ़ा था। ठीक है। रात को थोड़ा सा लेट सा आए, खाना खा के घूम कर, कहाँ गया था इतनी रात को? किसके साथ था? पढ़ना तो तुझे पूरे दिन है नहीं। तो ये सब प्रश्नवाचक वाक्य है। और उपदेश भी मिल जाए इसके साथ साथ, पढ़ना तो तुझे है नहीं, वो तो फलाने का लौंडा तो वीरान है, तू भी वीरान होगा उसके साथ साथ। तो उपदेश भी मिल गया और प्रश्नवाचक भी मिल गया। अब इसके साथ साथ आज्ञा भी मिल जा कि कल को पढ़ता हुआ ही मिलना चाहिए, यो आज्ञावाचक हो गया। अब इच्छावाचक वाक्य, जो हमें हमारी दादी जी बाबा जी दें, वो इच्छावाचक है। उसमें हमें शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आशीष प्राप्त हो। मैं जैसे शाम को जो बच्चे अपने दादी बाबा के पैर दबा के पढ़े तो वहाँ आशीर्वाद प्राप्त हो, लंबा जियो, तेरी उम्र लंबी हो, जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुझे तरक्की दे। ठीक है। ये सब इच्छावाचक वाक्य हैं। जैसे शाम को कह दो कहीं पार्टी में जा रहे, मम्मी आज खाना ना बनाइए मेरे नाम का, मैं खाना नहीं खाने का। तो ये इच्छावाचक वाक्य है। अब संदेहवाचक वाक्य, जब चार दोस्त बर्थडे पार्टी के लिए इकट्ठे हो जन्मदिन के लिए, और वहाँ संदेह बना रहा है कि यार पता नहीं वो आज पिज्ज़ा खिलावेगा या चाट खिलावेगा या आने का ही नहीं, हो सकता है वो आवे ही ना और हम सारे यहाँ इकट्ठे हो जा। तो वहाँ संदेह बना रहा है। ठीक है। जहाँ संदेह या संभावना प्रकट हो कि भाई एक बार कह के देख लियो, हो सकता है कुछ, तो वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। विस्मयवाचक वाक्य, जहाँ हमें आश्चर्य हो जाए, घृणा हो जाए, क्रोध हो जाए, तो वहाँ सब विस्मयवाचक वाक्य है। इसमें कोमा लगाना भूल गया भाई मैं, कोमा लगा लेना। क्रोध हो, शोक, ये हटा गया यहाँ से, शोक हो। जैसे अक्सर कर जो दोस्त हमें जल्दी जल्दी पार्टी नहीं देता, या जो लोग हमें कभी खिलाता नहीं जो दोस्त, और वो अचानक से हमें कहता है आज जन्मदिन पे पैसे तेरा भाई खर्च करेगा, 500 का नोट उसकी जेब से तुरंत निकल आए, या जिसके घर 4 4 मोटरसाइकिल और वो मोटरसाइकिल ले कभी ना आवे, और किसी दिन वो अचानक से मोटरसाइकिल ले आए तो हम उसे कहा वो थारी के मैं आज सूरज पश्चिम तक लिकड़ा गया, तो वहाँ विस्मयवाचक वाक्य है। ठीक है। और जब कोई दोस्त ऐसा काम करी आवे कि जो काम उस हो नहीं सकता या वो कभी करता नहीं, तो मुझे कहा शाबाश बेटे ये हुआ हिम्मत वाली काम। ठीक है। तो वहाँ सब विस्मयवाचक वाक्य है। और ये विस्मय बोधक चिन्ह है, ये जो चिन्ह इसमें लगाया गया है ये विस्मय बोधक चिन्ह है। तो हर विस्मय शब्द के बाद में ये चिन्ह जरूर लगता है, नहीं तो उसमें त्रुटि होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। वाक्य शुद्ध अशुद्ध वाक्य में भी आएगा ये प्रश्न यहाँ से। संकेतवाचक वाक्य, जहाँ कोई शर्त हो या कोई संकेत हो या एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। दोस्तों के बीच में अक्सर कर शर्त ही हो, भाई मोटरसाइकिल तू लावेगा तो मैं पैसे खर्च करूँगा, तो शब्द इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, पहचान का उदाहरण है। यदि, ठीक है, ये शब्द जो है इसके पहचान के वो है कि यदि तू 500 खर्च करेगा तो ही मैं 300 खर्च करूँगा। जब किसी पता है ज़बरदस्ती पैसे निकलवाएगा कुछ खाना हो, तो वहाँ सब संकेतवाचक है। अब रचना के आधार पर देख लो, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हो, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सरल या साधारण, मिश्रित या संयुक्त। अब सरल या साधारण किसे कहेंगे? सरल तो सरल है ही, सीधा सीधा, जिसका एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, सीधा सा अर्थ होगा। मनीष ने खाना खाया, मनीष खाना बनाता है, वह स्कूटी चलाता है, वह बाइक चलाता है, वह पढ़ाता है, ये सब सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य जैसे कि जहाँ
कोई भी दो वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में कंजक्शन द्वारा जुड़े हुए हों। कंजक्शन योजक मैंने अभी आपको पीछे पढ़ा दिए थे, समुच्चय बोधक अव्यय में, और, या, वह, अर्थात, किंतु, परंतु, यदि, वही, इफ नॉट बट, इफ बट, ठीक है, ये सब संयुक्त वाक्य के अंतर्गत ही कंजक्शंस के रूप में प्रयोग होंगी। जैसे मैंने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। शुरू में मैंने एक संयुक्त वाक्य बोला था कि मैं पढ़ाता किंतु 3 दिन राम जी का प्राण प्रतिष्ठा की वजह से नहीं पढ़ा पाया, तो यहाँ संयुक्त वाक्य है। जैसे हम कह देते हैं अक्सर, थोड़ा बोलो पर मीठा बोलो, ठीक है, किसी को कम बात कहनी चाहिए, किसी को गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात कह दे। अक्सर बोल रहे हैं ना हमारे पश्चिम में कि किसी को गुड़ देना दे गुड़ जैसी बात कह दे, तो वो संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य में क्या होगा कि एक तो होगा प्रधान उपवाक्य और दूसरा होगा आश्रित उपवाक्य। यानी एक वाक्य तो ऐसा होगा जिसमें सारी बात कह दी जाएगी, और दूसरा वाक्य क्या होगा कि उस पर आश्रित होगा। यानी अगर पहली बात पूरी ना हो तो दूसरी बात भी पूरी होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। मान लो मेरी जेब में पैसे नहीं है तो मैं खर्च कहाँ तक करूँगा, तो पहली बात जो है पैसे होने की, उस पर आधारित है खर्च करना। यदि जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो खर्च नहीं हो पाएंगे। यदि मेरे पास फ़ोन नहीं होगा, जैसे शुरू में हुआ कि मेरा फ़ोन मिस्त्री का पड़ा था, वीडियो नहीं बन पाई, तो फ़ोन मेरे पास होने पर आधारित था वीडियो बन पाना, तो ये मिश्रित वाक्य है। यहाँ मिश्रण हो गया, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य, ये जुड़े रहेंगे आपस में। जो, तो, क्योंकि, उतना, जितना, जैसा, वैसा, तथापि, यद्यपि, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यानी यदि हम मतलब अगर करें ही ना कोई कर्म, हमारा कर्म बुरा ही ना हो, तो हम भुगतने के ही नहीं बुरा। ऐसा इस कथन के द्वारा कहा गया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यदि समर्पण के साथ तैयारी नहीं करोगे तो यूपी पुलिस का पेपर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये सब मिश्रित वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य क्या है? अब देखो, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में एक चीज का याद रखना कि संयुक्त वाक्य जो है, यदि हम इन्हें अलग अलग भी कर दें तो भी इनका एक अर्थ होगा। मिश्रित वाक्य का ऐसा नहीं होगा। मिश्रित वाक्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे अब इस वाक्य को ऊपर जो ये मैंने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, अब मैं इसे अलग अलग कर दूं तो भी इनका एक अलग अर्थ होगा। अब मैं इसमें लिख दूं कि मैंने परिश्रम बहुत किया, या मैंने बहुत, सॉरी वो गलत हो गया था, मैंने बहुत परिश्रम किया, ठीक है, मैंने बहुत परिश्रम किया, तो इसका भी एक अर्थ है कि हाँ इस आदमी ने परिश्रम किया, उसका कथन पूरा है। अब मैं इसे दोबारा कह दूं कि मुझे सफलता नहीं मिली, भाई किंतु हटा दो, कर्ता यहाँ जोड़ दो, मुझे सफलता नहीं मिली, तो फिर भी इस चीज पर मेरी बात डिपेंड नहीं करती, ठीक है, मेरी बात इस चीज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। और यदि मैं इसमें देखूं कि यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, अब सीधा सीधा सा इसमें अर्थ है कि बिना परिश्रम के आप उत्तीर्ण नहीं होने के, बिना परिश्रम के आप उत्तीर्ण नहीं होने के। तो यही दोनों में अंतर है और यहीं से पहचाना जाता है इन्हें। और बाकी पहचानने के लिए तो ये समुच्चय बोधक अवयव या कंजक्शंस जो हैं इनसे आप पहचान सकते हैं। पर यह बिल्कुल मेन पहचान आप अपने दिमाग में रखेंगे कि दोनों सरल वाक्य होंगे और दोनों ही अलग करने पर अपना अर्थ दे देंगे। जैसे मैं आपको एक लाइन में कह दूं कि थोड़ा बोल लो या कम बोल लो, तो इसका भी एक अर्थ है, मैंने कहा आपको कम बोलने के लिए। और यदि मैं आपको कह दूं सिर्फ इतना कि भाई मीठा बोल, उसका भी एक अर्थ है कि मैं आपको
सरलता के साथ बोलने के लिए कह रहा है। यही इन दोनों का अंतर है और यहीं से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनेगा। ये आपका आपने अगर तैयार कर लिया तो एक नंबर बिल्कुल फ्री का है, समझ लेंगे इसे इसी तरीके से। और इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। और कल मैं कोशिश करूँगा कि आपके रस छंद अलंकार और वर्णमाला ये कल और परसों में ही पूरे हो जाएं। 2-2 वीडियो बना करके मैं आपको डाल दूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं PDF भी दे दूँगा उनकी। ठीक है, जय श्री राम मेरे भाइयों, और तैयारी अपनी करते रहो बहुत अच्छे से। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।